यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम शैलजा द्विवेदी केस के बारे में बात करने वाले हैं। तारीख थी 23 जून 2018, दिन के करीबन 1 बजे। दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पे एक महिला की खून से लथपथ डेथ बॉडी मिलती है। जहां पर वो लाश मिली थी वो आर्मी कंटेनमेंट एरिया के बहुत ही पास था। ऐसे संवेदनशील इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच जाती है। तुरंत जांच पड़ताल शुरू होती है, मगर शुरुआती जांच में लाश के बारे में कोई अता पता नहीं चलता। मगर जब लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस टीम में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि मरने वाली औरत कोई मामूली औरत नहीं थी। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस जल्द से जल्द कातिल और कत्ल के बारे में पता लगाने में जुट जाती है, और जो पुलिस जांच में खुलासे होते हैं उसके बारे में जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। तो आखिर मरने वाली औरत कौन थी, कातिल कैसे पकड़ा जाता है और कातिल कौन था, और सबसे बड़ी बात कत्ल की वजह क्या थी, मैं ये सारी वाकया आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। कातिल और कत्ल की वजह जानकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर सड़क पे खून में लथपथ एक औरत की डेथ बॉडी पे पड़ी, तो जल्दी से पुलिस के पास कॉल किया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पहली नजर में देखने में ऐसा लग रहा था कि महिला को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है। पुलिस इस एक्सीडेंट का मामला मानते हुए जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। पुलिस घटना की स्थिति को समझते हुए क्राइम स्पॉट पे फोरेंसिक टीम को बुलाई जाती है। अपनी जांच पड़ताल पूरी करने के बाद फोरेंसिक टीम बताती है कि हमें ये मामला हिट एंड रन का नहीं लग रहा है, बल्कि इस औरत को पहले मारा गया है और इसे मारने के बाद इसके शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, ताकि ऐसा लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। दरअसल फोरेंसिक टीम जब इस औरत की डेथ बॉडी की जांच करती है तो इस औरत के डेथ बॉडी के गले पे गहरे जख्म के निशान मिलते हैं। पहले इस महिला का निशान को देखकर फोरेंसिक टीम तुरंत समझ जाते हैं कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। पुलिस को पहले लगती है कि यह हत्या, चोरी या फिर इज्जत लूटने की मकसद से की गई होगी। पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है, मगर जांच में सामने आता है कि औरत ने जो गहने जेवरात पहने थे सब कुछ सही सलामत है। किसी भी तरह का इज्जत लूटने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि इस औरत के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे इसकी पहचान हो सके। पास में मोबाइल भी नहीं था। पुलिस सबसे पहले जांच पड़ताल की शुरुआत पहले इस डेथ बॉडी की पहचान में लगते हैं। औरत की लाश दिन में 1 बजे मिली थी। कई घंटे बीत जाते हैं मगर इस औरत की पहचान नहीं होती है। दिल्ली के दूसरे पुलिस स्टेशन में भी मृत औरत की तस्वीर को भेज दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इसकी पहचान हो सके, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। अभी पुलिस अपना हाथ पांव मार ही रही थी, तभी नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों को कहता है कि दिन में मेरी पत्नी बाहर निकली थी मगर वो अब तक नहीं आई है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस वाले उसी मरी हुई औरत की तस्वीर को दिखाते हैं जो थोड़ी देर पहले ही इस थाने में आई थी। इस तस्वीर को देखने के बाद ये व्यक्ति काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है यही तो मेरी पत्नी है। कॉम्प्लेन लेकर आया व्यक्ति कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे, और जिस फोटो को देखकर उन्होंने अपनी पत्नी की पहचान की थी उनका नाम शैलजा द्विवेदी था। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब के अमृतसर से रहने वाली थी। इनकी शादी कुछ सालों पहले ही अमित द्विवेदी से हुई थी। इनका 6 साल का एक बच्चा भी था। पहले शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ कहीं और रहती थी, मगर हाल ही में वहां से अमित द्विवेदी का ट्रांसफर दिल्ली में हुआ था, इसलिए वो दिल्ली के आर्मी क्वार्टर में रह रही थी। शैलजा दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उन्होंने काफी सारे ब्यूटी कंपटीशन में भी भाग लिए थे और कई ब्यूटी कंपटीशन इन्होंने जीते भी थे। शैलजा ने मॉडलिंग की दुनिया में भी अपना हाथ आजमाया था। लाश की पहचान मेजर के पत्नी शैलजा द्विवेदी के रूप में होने की वजह से ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। दिल्ली के कई बड़े बड़े अफसर इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं और जल्द से जल्द हत्या की वजह और हत्यारे की तलाश में लग जाते हैं। पूछताछ की शुरुआत शैलजा द्विवेदी के पति अमित द्विवेदी से होती है। अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ हफ्तों पहले मेरी पत्नी शैलजा द्विवेदी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनके पैर में चोट लगी थी। पैर में लगातार दर्द रहने की वजह से वो अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में जाती थी, जहां से उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी गई। अमित द्विवेदी आगे बताते हैं कि शैलजा यहाँ पे लगातार अपनी इलाज कराने के लिए आती रहती थी। रोज की तरह आज भी मेरे ड्राइवर आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से मेरा ड्राइवर रोज की तरह शैलजा द्विवेदी को फिजियोथेरेपी कराने के लिए इस हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था। फिर रोज की तरह ड्राइवर उन्हें हॉस्पिटल से लेने के लिए गया तो अस्पताल की ओर से ये जवाब दिया गया कि आज तो शैलजा द्विवेदी
इलाज के लिए आए ही नहीं। इस बात की जानकारी ड्राइवर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित द्विवेदी शैल्या के फोन पे कॉल करते हैं, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर अमित द्विवेदी अपने सोर्स से शैल्या के दोस्तों और रिश्तेदारों के पास कॉल करते हैं, मगर शैल्या का कहीं पर भी आता पता नहीं चलता। इसी के बाद अमित द्विवेदी भागते हुए सीधा नारायणा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर वो फोटो के जरिए अपनी पत्नी का पहचान करते हैं। बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर शैल्या द्विवेदी की डेथ बॉडी को रखा गया था। डेथ बॉडी को देखने के बाद अमित द्विवेदी इस डेथ बॉडी की पहचान करते हैं कि ये डेथ बॉडी मेरी पत्नी की ही है। अब पुलिस ये कुत्थी तो सुलझा चुकी थी, ये डेथ बॉडी है किसकी। अब पुलिस को 2 सवालों का और जवाब ढूंढने थे कि इस औरत की हत्या किसने और क्यों की। पुलिस वाले मेजर अमित द्विवेदी से पूछते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक है। तो इस पर अमित द्विवेदी जिस शख्स का नाम लेते हैं उसके नाम को सुनकर हर कोई शॉक्ड में रह जाता है। अमित द्विवेदी किसी और का नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के एक और मेजर का नाम लेते हुए कहते हैं कि उसी ने शैल्या की हत्या की होगी, क्योंकि उसने कुछ दिनों से शैल्या को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। अमित द्विवेदी ने जिसके ऊपर अपनी पत्नी का हत्या का आरोप लगाया था उस शख्स का नाम था मेजर निखिल रॉय हांडा। अब सबसे पहले पुलिस मेजर निखिल रॉय हांडा के बारे में जानकारी निकलवाती है, तो पता चलता है कि मेजर निखिल रॉय हांडा की पोस्टिंग मेरठ बेस कैंप में है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जहां पर शैल्या द्विवेदी इलाज के लिए जाया करती थी। कुछ ही देर की मेहनत के बाद पुलिस देखती है शैल्या द्विवेदी जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरती है, दूसरी तरफ से सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार आती है। उस कार से एक शख्स बाहर निकलता है और थोड़ी देर शैल्या द्विवेदी से बात करता है, जिसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। कार से निकले उस शख्स की पहचान मेजर अमित द्विवेदी मेजर निखिल हांडा के तौर पे करते हैं। मेजर निखिल हांडा की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल हिस्ट्री से भी मालूम पड़ती है कि जिस सड़क पे शैल्या द्विवेदी की डेथ बॉडी मिली थी उसके कुछ समय पहले शैल्या द्विवेदी और निखिल हांडा की लोकेशन सेम थी। इसके अलावा इसी दिन यानी कि 23 जून 2018 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच इन दोनों की फोन पे काफी बार बातें हुई थी। इन सारे खुलासों के बाद पुलिस निखिल हांडा की तलाश में लग जाती है, मगर उसका कहीं भी आता पता नहीं चल रहा होता। इसके बाद अगले दिन यानी कि 24 जून 2018 को दिल्ली पुलिस के कुछ काबिल अफसरों के बीच पुलिस की 6 टीम बनाई जाती है और उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल हांडा को पकड़ने का काम दिया जाता है। पुलिस सभी जगहों पे छापामारी करती रहती है, मगर कहीं पर भी मेजर निखिल हांडा का आता पता नहीं चल रहा होता। निखिल हांडा की पोस्टिंग मेरठ में थी, तो पुलिस वाले मेरठ से दिल्ली जाने वाली रास्तों पे लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देती है। जांच में सीसीटीवी कैमरे में एक टोल नाके पे वही कार दिखाई देती है जो कार दिल्ली के आर्मी अस्पताल के बाहर दिखी थी। अब पुलिस की एक टीम मेरठ के लिए निकल जाती है। इधर जांच में खुलासा होता है कि मेजर हांडा के पास एक और मोबाइल फोन है जिसका नंबर कुछ ही लोगों के पास है। अब पुलिस वाले इसी दूसरे फोन की नंबर को ट्रेस कर मेरठ के आर्मी कैंपस में पहुंचते हैं। यहाँ पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि अभी कुछ देर पहले ही मेजर हांडा यहाँ से निकले हैं। पुलिस वाले उसी रास्ते पे निकल जाते हैं जिधर मेजर निखिल हांडा निकले थे। कुछ ही दूरी पे मेजर हांडा की कार दिखाई पड़ती है। पुलिस वाले उस कार का पीछा करते हैं और उसे रोकते हैं और फाइनली मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस निखिल हांडा को लेकर दिल्ली चली आती है और यहाँ पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में जो कुछ भी खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। पहले तो निखिल हांडा शैल्या को पहचानने और उसकी हत्या से इनकार कर रहा होता है, मगर जब पुलिस उसे सबूत दिखाती है तो मेजर हांडा धीरे धीरे कर सच्चाई उगलना शुरू करता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक उसका मुलाकात शैल्या द्विवेदी से पहली बार 2015 में तब हुई थी जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड की दीमापुर में थी। शैल्या के पति अमित द्विवेदी का भी पोस्टिंग यही था। यहाँ मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे, जबकि अमित द्विवेदी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहते थे। साथ में ड्यूटी करने की वजह से दोनों मेजर की आपस में दोस्ती थी। दोस्ती की वजह से एक दिन मेजर निखिल हांडा मेजर अमित द्विवेदी के घर जाते हैं। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात शैल्या द्विवेदी से होती है। यहीं पे दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है और धीरे धीरे कर ये दोनों एक दोस्त बन जाते हैं और फिर दोनों में बातचीत भी होने लगती है। बीतते समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है और पहले से भी ज्यादा अब बातें भी होने लगती है। पहले निखिल हांडा और शैल्या द्विवेदी की कभी कभी मुलाकात होती थी और ज्यादातर ये दोनों फोन पे ही बातें करते थे। इन दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग का भी सिलसिला शुरू हो जाती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक शैल्या और निखिल हंडा के बीच वीडियो कॉलिंग पे बातें तब होती थी जब अमित द्विवेदी का ड्यूटी होता था, यानी कि वो उस समय घर में नहीं बल्कि अपने ड्यूटी पे होते थे। शैल्या अपनी पति को इस बात को भनक भी नहीं लगने देती कि मैं निखिल हंडा से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। ऐसा 2015 से लेकर 2018 के शुरुआती महीनों तक चलता रहता है। मगर एक दिन जब शैल्या द्विवेदी निखिल हंडा के पास वीडियो कॉल कर रही थी तभी अमित द्विवेदी अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैल्या के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, उसे डांटते हैं। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। अमित शैल्या को कहता है कि आज के बाद से तुम निखिल हंडा से कभी बातें नहीं करोगी। निखिल हंडा से अमित द्विवेदी मुलाकात कर उसे कहते हैं कि आज के बाद से तुम शैल्या द्विवेदी से कोई संपर्क नहीं रखोगे, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। निखिल हंडा के बयान के मुताबिक इस घटना के बाद से इन दोनों के बीच कुछ महीनों तक कोई बातचीत नहीं होती है। मगर कुछ ही महीनों बाद इन दोनों के बीच फिर से बातें होनी शुरू हो जाती है। इस घटना के कुछ ही समय बाद यानी कि 2018 के अप्रैल महीने में अमित द्विवेदी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। इस वजह से अमित द्विवेदी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आते हैं और आर्मी क्वार्टर में ही रहने लगते हैं। इससे पहले निखिल हंडा मेरठ बेस कैंप में ट्रांसफर हो जाता है। मेजर निखिल हंडा के बयान के मुताबिक अमित द्विवेदी जब से शैल्या द्विवेदी को वीडियो कॉल पे रंगे हाथों पकड़ा था, उसके बाद से शैल्या तो कुछ महीनों तक निखिल हंडा से फोन पे बात ही नहीं करती है। मगर निखिल की जोर देने की वजह से इन दोनों के बीच फिर से बातचीत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन शैल्या पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, यानी कि शैल्या को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मई महीने में स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि शैल्या निखिल की फोन भी उठाना बंद कर देती है। इन सब के बावजूद निखिल फोन करना बंद नहीं करता और वो शैल्या के ऊपर अमित द्विवेदी को छोड़ने का दबाव बनाने लगता है। साथ ही कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कमाल की बात तो ये थी कि निखिल हंडा पहले से ही शादीशुदा था और उनका एक बेटा भी था। इसके बावजूद निखिल हंडा शैल्या द्विवेदी के ऊपर शादी करने का दबाव बना रहा था। जून महीने में ऐसा होती है कि शैल्या अमित द्विवेदी का फोन पूरी तरह उठाना बंद कर देती है। इसी बीच शैल्या का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वो आर्मी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना शुरू कर देती है। इस बात की जानकारी निखिल हंडा को भी लगती है। अब शैल्या द्विवेदी निखिल हंडा की फोन उठाना तक बंद कर चुकी थी। इसलिए निखिल 2 जून को मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना शुरू करता है, जहां शैल्या रोज फिजियोथेरेपी के लिए आया करती थी। निखिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इलाज के बहाने शैल्या से मुलाकात हो सके। हालांकि उसका ये चाल कामयाब नहीं होता है और उसकी मुलाकात शैल्या से नहीं हो पाती है। इसके बाद निखिल अपना अगला चाल चलता है और वो अपने स्वस्थ बेटे को मरीज बनाकर अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि अपने बेटे के इलाज के बहाने अस्पताल में रुक सके और वो शैल्या से मुलाकात कर सके। बेटे के इलाज के बहाने उसे आर्मी यूनिट से छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है और वो अब अस्पताल में रहकर शैल्या से मिलने का बहाना ढूंढते रहता है। उसकी ये चाल कामयाब होती है और शैल्या से उसकी मुलाकात 1-2 बार हो जाती है। इस मुलाकात के बाद शैल्या, जो निखिल की फोन उठाना तक बंद कर चुकी थी, वो फिर से फोन उठाना शुरू कर देती है और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू हो जाती है। निखिल हंडा के बयान के मुताबिक जब शैल्या फोन पे बात करने के दौरान अपने पति अमित को छोड़कर निखिल से शादी करने से मना करती है, तो एक दिन निखिल फोन पे बात करते हुए शैल्या को कहता है, कम से कम तुम मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास कभी भी फोन नहीं करूंगा। इसी के बाद 23 जून 2018 को जब शैल्या रोज की तरह अस्पताल में फिजियोथेरेपी के लिए आती है, तो इस बार वो अस्पताल के अंदर जाने की जगह बाहर ही रुक जाती है। यहाँ प्लान के मुताबिक निखिल होंडा अपनी कार लेकर आता है और फिर इसी कार में शैल्या बैठ जाती है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद निखिल अपनी कार को रोक देता है और कार के अंदर ही इन दोनों के बीच बातचीत होनी शुरू होती है। यहाँ पर निखिल हंडा शैल्या को शादी करने के लिए दबाव बनाने लगता है। निखिल हंडा शैल्या को लेकर इतनी ज्यादा पागल हो चुका था कि वो कार में से ही अपनी पत्नी के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। इसके बाद निखिल हंडा शैल्या को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम अपने पति से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन शैल्या अपने पति अमित द्विवेदी को तलाक देने से मना करती है। इस बात को लेकर निखिल और शैल्या के बीच कार के अंदर ही झगड़े होने लगते हैं। इसी झगड़े के दौरान शैल्या निखिल को कहती है कि मैं और तुम बस एक दोस्त हैं,
मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं समझती और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और फोन करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत आर्मी में करवा कर तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। इतना सुनकर निखिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरी ना हो सकी तो तुम किसी को भी नहीं रहोगी। इसी के बाद वो शैल्या का गला पकड़ लेता है और अपने साथ लाए चाकू से उसके गले पे बार बार वार करना शुरू कर देता है। शैल्या द्विवेदी चाहकर भी निखिल के पकड़ से नहीं निकल पाती है और चाकुओं की वार की वजह से कार में ही अपना दम तोड़ देती है। शैल्या को मारने के बाद निखिल को समझ नहीं आ रहा होता कि इस डेथ बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाए। उसे डर सताने लगता है कि अगर लाश को इस तरह कार में रख कर आगे जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो लाश को वहीं पे नीचे गिरा देता है और अपनी कार से कई बार शैल्या की डेथ बॉडी के ऊपर और खासकर उसके चेहरे पे चढ़ाता है ताकि यह हत्या की जगह एक्सीडेंट का मामला लगे और उसकी पहचान को भी मिटाया जा सके। शैल्या की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निखिल हांडा उसके मोबाइल फोन को ले लेता है और कुछ दूरी पे जाकर उसे एक कचरे के डब्बे में डाल देता है। इसके बाद वो दिल्ली के उसी घर में जाता है जहाँ पर वो पिछले कुछ दिनों से ठहरा था। यहाँ आकर वो सबसे पहले नहाने चला जाता है। इसके बाद वो तैयार होकर फिर से उसी आर्मी अस्पताल के बाहर जाता है ताकि वहाँ की हालात के बारे में जानकारी ले सके। वहाँ जाकर सब कुछ शांत देखने के बाद वहाँ सबूत मिटाने की नीयत से तो कार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है, क्योंकि अभी कार के अंदर और बाहर काफी सारा खून लगा हुआ था। इसलिए निखिल जल्द से जल्द कार को धुलवाने की तलाश में लग जाता है, मगर उसे एक डर सताने लगता है कि अगर मैं दिल्ली में धुलवाने गया तो कहीं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो मेरठ चला जाता है। निखिल हांडा को लग रहा था कि कार को ठिकाने लगाने के बाद मैं मेरठ बेस कैंप में ही सुरक्षित रहूंगा, मगर पुलिस के सामने निखिल हांडा की हर एक चालाकी फेल होती है और आखिरकार वो पकड़ा जाता है। निखिल हांडा को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पूछताछ के साथ साथ पुलिस हत्या के सबूत भी जुटाने में लग जाती है। इसी सिलसिले में मेजर हांडा के कार से 2 चाकू बरामद भी किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल शैल्या के गला रेतने में किया गया था। इसके अलावा पुलिस निखिल हांडा और शैल्या की फोन डिटेल्स को निकलवाया जाता है तो मालूम पड़ता है कि पिछले सिर्फ 6 महीनों के अंदर निखिल हांडा ने शैल्या के पास 3352 बार कॉल किए हैं। इस दौरान इन दोनों की काफी लंबी लंबी बातचीत भी हुई थी। इतना ही नहीं, जिस दिन निखिल ने शैल्या द्विवेदी की हत्या की थी उस दिन वो शैल्या को 10 बजे से ही लगातार कॉल किए जा रहा था और उसने आखिरी कॉल 12 बजे किया था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस काफी प्रयास के बाद शैल्या का वो फोन भी कचरे के डिब्बे से बरामद कर लेती है, जिसे निखिल ने शैल्या की हत्या करने के बाद उस फोन को चुरा कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। निखिल इस हत्या को आवेश में आकर अचानक से की गई हत्या बताता है, मगर जब पुलिस निखिल हांडा की फोन को लेकर जांच पड़ताल करती है तो मालूम पड़ती है कि निखिल हांडा ने हत्या करने वाली रात से ठीक पहली रात कई बार अपने फोन में हाउ टू किल समवन लिखकर सर्च किया था। इसके अलावा वो गूगल पे सबूत मिटाने के तरीकों के बारे में भी सर्च किया था। निखिल ने यूट्यूब पर भी हत्या से जुड़ी कई सारी वीडियोज को भी देखा। इन सभी सबूतों से ये मालूम पड़ता है कि निखिल ने शैल्या की हत्या की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। शैल्या की नज़र में निखिल से उसकी मामूली दोस्ती थी, मगर निखिल हांडा इस दोस्ती को प्यार समझने लगता है। निखिल हांडा एक तरफ शैल्या से प्यार करता था, दूसरी तरफ जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि निखिल हांडा 2 मोबाइल फोन यूज करता था। एक मोबाइल फोन में वो अपना असली नाम और अपना असली फेसबुक आईडी बनाया था, जबकि उसने दूसरा मोबाइल फोन रखा था उसमें उसने फेक आईडी चलाने के लिए करता था। उस आईडी में निखिल खुद को दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया था। वो उस आईडी के जरिए लड़कियों को फंसाता था, यहाँ तक कि उसने जिस दिन शैल्या की हत्या की उस समय तक भी वो लगातार 2 लड़कियों से संपर्क में था और हत्या वाली रात उन लड़कियों से काफी देर तक बातें भी की थी। फिलहाल तो निखिल हांडा सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। अब तक इस मामले में कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है और इस मामले पे अभी सुनवाई ही चल रही है। वैसे आपके मुताबिक गाइज निखिल हांडा को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। गाइज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्राइम से जुड़ी अगली वीडियो जल्द ही मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा।